कहानी की शुरुआत फ्रैंक मॉरिस नाम के एक खतरनाक अपराधी से होती है, जिसे अल्काट्राज नाम की एक हाई सिक्योरिटी जेल भेजा जा रहा था। ये जेल समंदर के बीच एक आइलैंड पर बनी थी, जहां से आज तक कोई भी कैदी कभी भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक जेल तोड़कर भागने के लिए ही मशहूर था। उसने पहले भी कई जेल से फरार होने का रिकॉर्ड बना रखा था, पर अल्काट्राज, उसके बारे में सोचना भी लोगों के लिए मुश्किल था। जेल पहुंचते ही सबसे पहले फ्रैंक की डिटेल में तलाशी ली गई, फिर उसे उसके सेल में डाल दिया गया, जहां उसे जिंदगी के बचे कुछ दिन काटने थे। अगले दिन नाश्ते के वक्त फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम के एक बूढ़े कैदी से हुई, जिसके पास एक छोटा सा चूहा था, उसका पालतू जानवर। बातें करते वक्त फ्रैंक की नजर एक और कैदी वुल्फ पर गई, जो उसे घूर रहा था और छेड़ने की कोशिश कर रहा था, पर फ्रैंक ने उसे इग्नोर किया और लिटमस से बात करता रहा। थोड़ी देर बाद फ्रैंक को वार्डन के ऑफिस में बुलाया गया, एक छोटी सी ब्रीफिंग के लिए। वार्डन ने उसे धमकाया और बोला, यहाँ से भागने की सोचना भी मत। तुम जैसे बहुत आए और गए, लेकिन कोई भी अल्काट्राज से भाग नहीं पाया। पर वार्डन की धमकियों के बीच ही फ्रैंक ने एक छोटी सी चीज, नेल कटर, चुरा ली। छोटी जरूर थी, पर फ्रैंक जानता था कि अल्काट्राज जैसी जेल में एक छोटी चीज भी काम आ सकती है। वापस सेल में जाते ही उसने उस नेल कटर को अपनी बाइबल के बीच छुपा दिया। कुछ वक्त बाद जब सभी प्रिजनर्स ग्रुप शावर में थे, तब वुल्फ एक बार फिर फ्रैंक के पास आया और उसे छेड़ना शुरू किया। लेकिन इस बार फ्रैंक चुप नहीं रहा। उसने सीधा वुल्फ को पकड़ के जोर से पीट दिया। इस घटना के बाद जेल के अंदर फ्रैंक का एक अलग ही इम्प्रेशन बन गया। अब कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे फ्रैंक जेल की लाइब्रेरी में ज्यादा वक्त बिताने लगा। वहीं उसकी मुलाकात इंग्लिश से हुई, जो जेल का लाइब्रेरियन था। उसे भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी, इसलिए अब उसने किताबों में ही अपनी दुनिया बसा ली थी। दोनों को ही हिस्ट्री की किताबें पसंद थीं और इसी वजह से उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दोस्ती के दौरान फ्रैंक की पहचान डॉक नाम के एक और कैदी से हुई, जो पेंटिंग में माहिर था। डॉक का कहना था कि अल्काट्राज जैसे जेल में इंसान पागल हो सकता है, पर उसके पेंटिंग का शौक ही उसका दिमाग सही रखता है। शाम को एक गार्ड ने फ्रैंक को कारपेंटर की एक छोटी सी नौकरी ऑफर की, जिसमें हर घंटे के 15 सेंट्स मिलते थे। फ्रैंक ने जॉब ले ली, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब सारे प्रिजनर्स अपने सेल्स के बाहर थे, तब वुल्फ वापस आया, इस बार एक छुपा हुआ हथियार लेकर। उसका इरादा फ्रैंक पर हमला करने का था, लेकिन उसी वक्त डॉक फ्रैंक को वार्न कर दिया। फ्रैंक ने तुरंत अपनी जैकेट से खुद को बचाया और हमले को रोक दिया। अब वुल्फ और फ्रैंक के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। जब गार्ड्स ने बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वुल्फ ने गुस्से में एक गार्ड पर ही अटैक कर दिया। इसके बाद जेल के रूल्स के हिसाब से दोनों को डी ब्लॉक भेज दिया गया, यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक ऐसा पिंजरा था जहां किसी भी कैदी को अकेला रखा जाता था। वहां का समय सबसे कठिन होता था और कोई भी वहां जाना नहीं चाहता था। फ्रैंक को सिर्फ अपने बचाव के चलते इस पिंजरे में डाला गया और इस बात से उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। लगभग 2 हफ्तों तक अंधेरे और सन्नाटे में जीने के बाद जब फ्रैंक को वापस रिलीज किया गया, तो लिटमस ने अपने चूहे के जरिए एक छोटा सा वेलकम नोट भेजकर उसका स्वागत किया। वापस आकर फ्रैंक की मुलाकात उसके सेल के पड़ोसी चार्ली से हुई, जो एक बड़े रॉबरी केस में सजा काट रहा था। चार्ली ने फ्रैंक को बताया कि जेल से भागने के चक्कर में बॉर्डर क्रॉस करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिससे उसका जुर्म और भी भारी पड़ गया। अगले दिन वार्डन ने बिना किसी को इन्फॉर्म किए जेल का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। उस दौरान एक प्रिजनर के सेल में उसने अपनी ही पेंटिंग देखी। पहले तो उसे वो तस्वीर अच्छी लगी, पर फिर अचानक उसने गुस्से में आकर डॉग की बनाई हुई सारी पेंटिंग्स को जेल से हटा देने का ऑर्डर दे दिया। वार्डन के इस फैसले से डॉग पूरी तरह से टूट गया। पेंटिंग ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। उसकी हर पेंटिंग में उसका इमोशन था। फ्रैंक ने उसे बहुत बार समझाया, भाई छोड़ो ना, पेंटिंग थी पर जिंदगी अभी बाकी है। पर डॉक्टर इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया और एक दिन शिफ्ट के दौरान डॉक्टर ने गुस्से में आकर अपने हाथ की 3 उंगलियां काट ली। ये उसकी तरफ से वार्डन के खिलाफ एक खुला प्रोटेस्ट था। जैसे ही ये हादसा हुआ, तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया गया और फ्रैंक सिर्फ चुपचाप वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसी रात जब फ्रैंक अपने सेल में था, तब उसकी नजर वेंट के पास से निकलते हुए एक कॉकरोच पर पड़ी। उस मोमेंट पर उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या पता ये वेंट किसी छुपे दरवाजे का रास्ता हो। तभी इंग्लिश ने उसे बताया कि वार्डन ने पेंटिंग्स इसलिए हटाई थी क्योंकि डॉक ने उसकी तस्वीर बनाई थी।
जो उसे पसंद नहीं आई। अगले दिन मेस हॉल में खाना खाते वक्त फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लैरेंस नाम के दो भाइयों से हुई। दोनों ने उसे पहचान लिया क्योंकि पहले किसी और जेल में उनकी मुलाकात हो चुकी थी। उनके बीच बात हो रही थी कि अल्काट्राज से भागना नामुमकिन है क्योंकि जेल चारों तरफ समुंदर से घिरी है। उनकी बातों ने फ्रैंक के दिमाग में एक नया आइडिया डाल दिया। अब फ्रैंक इतिहास लिखना चाहता था। वो अल्काट्राज से भागने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। उसी रात फ्रैंक ने अपने कमरे की ग्रिल के आसपास की सीमेंट को खुरचना शुरू किया, उस नेल कटर से जो उसने पहले वार्डन के ऑफिस से चुराया था। जब भी गार्ड्स के कदम की आहट सुनाई देती तो वो नेल कटर को बाइबल के बीच छुपा देता और पढ़ने का नाटक करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। ग्रिल के आसपास की सीमेंट अब कमजोर पड़ती जा रही थी। उधर मुलाकात के वक्त इंग्लिश और चार्ली अपने परिवार से मिलने गए। इंग्लिश अपनी बेटी से मिलकर काफी इमोशनल हो गया क्योंकि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश उसका बचपन देख भी नहीं पाया था। ये बात उसका दिल तोड़ गई। चार्ली जब अपनी बीवी से मुलाकात करने गया तब उसे पता चला कि उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि उनके पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। ये बात सुन के चार्ली का दिल टूट गया और इसी वजह से उसके मन में अल्काट्राज से भागने की इच्छा जाग गई। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम फ्रैंक ने अपना जेल ब्रेक प्लान चार्ली और जॉन के सामने रखा। फ्रैंक का कहना था कि समुंदर के नमकीन पानी और हवाओं ने जेल की दीवार को काफी कमजोर कर दिया है। उनके मुताबिक अगर थोड़ा थोड़ा सीमेंट हटा दिया जाए तो वेंटिलेशन ग्रिल्स को निकालना मुमकिन है। वहाँ से वो लोग पाइपलाइंस तक पहुँच सकते हैं और फिर जेल के बाहर निकल सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत अब भी वही थी, जेल के बाहर निकल भी गए तो समुंदर कैसे पार करेंगे। इस पर फ्रैंक ने आइडिया दिया। क्लैरेंस जेल के कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है। वो वहाँ से रेनकोट और रबर सीमेंट चुरा सकता है। इन सब का यूज करके मैं एक छोटी बोट और लाइफ जैकेट्स बना सकता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। फ्रैंक का प्लान सबको ठीक लगा और सभी ने मिलकर एस्केप प्लान पर काम शुरू करने का डिसीजन ले लिया। उस दिन फ्रैंक अपने सेल में पहले की तरह सीमेंट खुरच रहा था और इस बार चार्ली भी उसके साथ था, जो सेल के बाहर पहरा दे रहा था ताकि गार्ड को किसी चीज का शक न हो। फ्रैंक अपना काम तो कर रहा था लेकिन छोटी सी नेल कटर से सीमेंट निकालना मुश्किल हो रहा था। टूल ज्यादा तेज भी नहीं था, इसलिए ज्यादा जोर लग रहा था और काफी वक्त भी लग रहा था। इस मेहनत के चलते फ्रैंक के हाथों पर काफी चोट लग चुकी थी जो अब उसे परेशान करने लगी थी। अगली सुबह फ्रैंक ने सभी को अपनी दिक्कत के बारे में बताया। सभी ने अग्री किया कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और बेटर टूल की जरूरत है। तभी फ्रैंक की नजर अपनी चम्मच पर पड़ी। उसने तुरंत उस चम्मच को अपने जूते पर घिसकर गंदा कर दिया। फिर गार्ड को बुलाकर कंप्लेन की चम्मच साफ नहीं है। बाकी सब लोग भी फ्रैंक के साथ हो लिए और गार्ड से नए चम्मच मांगने लगे। गार्ड ने भी इसमें कुछ गलत नहीं समझा और उन्हें नए चम्मच लाने के लिए फ्रंट डेस्क भेज दिया। जब सब लोग वहां गए तो जॉन ने गार्ड को बातों में लगा लिया और उसी वक्त फ्रैंक ने एक एक्स्ट्रा चम्मच चुपके से अपनी जेब में डाल ली। लेकिन सिर्फ चम्मच से काम नहीं चलने वाला था। फ्रैंक ने लिटमस से अपनी 20 दिन की मिठाई के बदले और भी सामान लिया। फिर उसने चम्मच को पिघलाकर उसमें नेल कटर और एक सिक्का जोड़ दिया और एक नया टूल बना लिया। ये टूल पहले वाले से काफी बेटर था और काम तेजी से होने लगा। उसी रात फ्रैंक अपने नए टूल से सीमेंट को तेजी से हटा रहा था। तभी एक गार्ड वहां आ गया जिसे चार्ली देख नहीं पाया, लेकिन किस्मत अच्छी थी। इंग्लिश ने बीच में आकर उस गार्ड का ध्यान भटका दिया। चार्ली ने तुरंत जेल बार्स पे जोर से मुक्का मार के फ्रैंक को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही फ्रैंक ने सारा सामान तुरंत छुपा दिया। इस बार तो सब बच गए, लेकिन फ्रैंक को ये समझ आ गया था कि चार्ली पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों में फ्रैंक को समझ आ गया था कि उन ग्रिल्स के अंदर स्क्रूज भी लगे हुए हैं जिनको खोलने के लिए उन्हें एक नए टूल की जरूरत पड़ेगी। तब से जब भी फ्रैंक को बाहर जाने का मौका मिलता तो वो ग्रिल से निकाली गई सीमेंट को चुपके से गिरा देता था ताकि किसी को शक ना हो। कारपेंटर शॉप में काम करते वक्त फ्रैंक ने चुपके से एक छोटा सा टूल बनाया, लेकिन सबसे मुश्किल काम ये था कि उस टूल को बिना मेटल डिटेक्टर ट्रिगर किए अपने सेल तक ले जाना। इसके लिए उसने एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया। जब मेटल डिटेक्टर का अलार्म बज गया तो फ्रैंक ने तुरंत वो टुकड़ा गार्ड के हाथ में दे दिया, जबकि असली टूल उसके जूतों के अंदर छुपा हुआ था। अपने सेल में पहुंचते ही फ्रैंक ने नए टूल से ग्रिल को खोल दिया। उस ग्रिल के आगे पाइपलाइंस का एक पूरा नेटवर्क था जो उनकी आजादी का रास्ता बन सकता था। लेकिन फ्रैंक जानता था कि सिर्फ ग्रिल खोलने से काम नहीं चलेगा। उन्हें गार्ड्स को धोखा देने के लिए और भी सॉलिड प्लानिंग की जरूरत थी। तब उन सब ने मिलकर एक नकली सिर बनाने का आइडिया सोचा।
ताकि वो अपनी जगह वो सिर रखकर भाग सके। अब काम बांट दिया गया। जॉन ने नाई की शॉप से बाल इकट्ठा करने का जिम्मा लिया, चार्ली पेंट लाने वाला था और फ्रैंक ने इंग्लिश की हेल्प से पुराने अखबार इकट्ठा किए। जब सारा सामान रेडी हो गया तो फ्रैंक ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने अखबार को थोड़ी सीमेंट में मिलाकर एक सिर का शेप बनाया, फिर उस पर पेंट किया गया और ऊपर बाल चिपका दिए गए। सब कुछ इस तरह से कि गार्ड को लगे कि फ्रैंक बेड पर ही सो रहा है। इसी के साथ चार्ली ने भी एक और काम संभाला। उसने असली ग्रिल जैसी नकली जालियां बनाई जो भाग जाने के बाद वापस उस जगह लगानी थी ताकि किसी को कुछ अलग न लगे। एक रात फ्रैंक ने सोचा कि वो अकेले ही सिस्टम टेस्ट करे। उसने नकली सिर और ग्रिल लगाई और पाइपलाइन के रास्ते चढ़ गया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसके सामने एक लोहे का भारी दरवाजा आया जिसको खोलना मुश्किल था और वो अकेला इससे हैंडल नहीं कर सकता था। उसी वक्त गार्ड सेल्स का राउंड मार रहा था। जब वो फ्रैंक के सेल के पास पहुंचा तो थोड़ा शक जरूर हुआ, लेकिन नकली सिर देखकर गार्ड वापस चला गया। इस बार तो बच गए, पर फ्रैंक और बाकी सब समझ गए थे कि प्लान में अब भी थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा। अगली सुबह फ्रैंक ने चार्ली से कल रात वाली बात शेयर की और तब तक जॉन और क्लैरेंस ने भी अपने अपने नकली सिर बना लिए थे। अब सभी इस प्लान पर रेडी थे। फिर उसी रात जॉन और चार्ली ने मिलकर उसी लोहे के दरवाजे तक पहुंच बनाई। दोनों ने मिलकर चेक किया और पता चला कि दरवाजा काटा जा सकता है। बस जरूरत थी एक थोड़े एडवांस्ड टूल की। अगले दिन म्यूजिक क्लास के टाइम चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर गई। उसे तुरंत आइडिया आया कि पंखे का ब्लेड टूल की तरह काम आ सकता है। इसलिए चार्ली ने अपनी मिठाई का पूरा हिस्सा लिटमस को दे दिया और उस पंखे के पार्ट्स का जुगाड़ कर लिया। पंखे के पार्ट्स को क्लास से बाहर ले जाने के लिए चार्ली ने उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा दिया, जिसके चलते वो बिना किसी दिक्कत के उसे अपने सेल तक ले आया। जैसे ही वो पंखा फ्रैंक के हाथ लगा, फ्रैंक ने तुरंत उससे एक कटिंग टूल बना लिया। फिर एक रात वो सब दोबारा उस लोहे के दरवाजे तक गए और इस बार नए टूल की मदद से उन्होंने दरवाजा काट दिया। इस प्रोसेस में काफी जोर की आवाज भी हुई जो गार्ड्स तक पहुंची, लेकिन उन्होंने उसे कुछ खास मायने नहीं दिया और इग्नोर कर दिया। अब उनका एस्केप रूट रेडी हो चुका था, इसलिए उन्होंने ट्यूसडे रात एल्काट्राज से भागने का प्लान फाइनल कर लिया। एक ऐसी जेल जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था। लेकिन ट्यूसडे सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त फ्रैंक ने डॉग की याद में टेबल पर एक फूल रख दिया। ये देखते ही वार्डन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने फ्रैंक को जेल के रूल्स याद दिलाए और गुस्से में उस फूल को कुचल दिया। वार्डन का ये रूड बिहेवियर देखकर सबसे ज्यादा लिटमस नाराज हुआ। वो तुरंत वार्डन पर टूट पड़ने ही वाला था, लेकिन उसी मोमेंट उसे हार्ट अटैक आ गया और वो जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद वार्डन ने अचानक फ्रैंक के सेल की तलाशी लेने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी शक की चीज नहीं मिली। गुस्से में आकर वार्डन ने फ्रैंक और चार्ली का सेल ट्रांसफर करवा दिया। उधर वुल्फ भी सॉलिटरी से निकल चुका था और फ्रैंक से बदला लेने के मूड में था। जैसे ही उसने फ्रैंक पर हमला करना चाहा, इंग्लिश बीच में आ गया और उसे रोक लिया। उसी रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लैरेंस ने डिसाइड किया कि वो पाइपलाइन के पास मिलेंगे और एस्केप शुरू करेंगे। पर जैसे ही वक्त आया, चार्ली घबरा गया और लास्ट मोमेंट पे प्लान से हट गया। अब वो अंदर ही रह गया और उसे महसूस होने लगा कि उसकी आजादी उसके हाथों से फिसल गई है। वहीं फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस पाइपलाइन के रास्ते उस लोहे के दरवाजे को पार कर चुके थे और छत तक पहुंच गए। अब उन्हें एसटी लाइट से बचा बचाकर आगे बढ़ना था। इधर चार्ली ने भी फाइनली हिम्मत जुटाई और भागने का डिसीजन ले लिया। वो तेज रफ्तार में पाइपलाइन के रास्ते दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन अब उस दरवाजे को अकेले पार करना मुश्किल था। उसने समझ लिया कि अपने डर के कारण उसने आजादी का मौका खो दिया। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस छत से उतरते हुए जेल की बाउंड्री वॉल तक पहुंच गए। सर्च लाइट से बचकर उन्होंने पहले आसपास देखा और जब श्योर हो गए कि सब सेफ है, तब वो दीवार पार करके चुपचाप जेल से बाहर निकल गए। अब वो तीनों कैदी एक सड़क को क्वाइटली क्रॉस करते हुए समुंदर के किनारे तक पहुंच गए थे। सबको पता था कि किसने क्या करना है, इसलिए बिना किसी कंफ्यूजन के सब अपना काम साइलेंटली और फास्ट कर रहे थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी लाइफ बोट में हवा भरना शुरू कर दिया। मुंह से हवा भरना इजी नहीं था, लेकिन जान बचाने की चाह में उन्होंने थकान की परवाह किए बिना ये काम कर डाला। और फिर वो तीनों एल्काट्राज की बाउंड्री से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए समुंदर में उतर गए। अगली सुबह जब गार्ड्स यूजुअल राउंड पर आए तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही उन्होंने फ्रैंक के सेल में देखा कि वो अब तक सो रहा है, उन्होंने चादर हटाई और उस मोमेंट पर उनके होश उड़ गए।
उनके सामने फ्रैंक नहीं बल्कि एक नकली सिर रखा हुआ था। पूरे जेल में हंगामा मच गया कि कुछ कैदी जेल तोड़कर भाग चुके हैं। गार्ड्स ने तुरंत ही अलार्म बजा दिया। थोड़ी ही देर में ये भी क्लियर हो गया कि फ्रैंक के साथ साथ जॉन और क्लैरेंस भी सेल में नहीं थे। तीनों की तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने लैंड के साथ साथ समुद्र में भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बोट से लेकर हेलीकॉप्टर्स तक लगाए गए, लेकिन तीनों का कोई ट्रेस नहीं मिला। कुछ पुलिस ऑफिसर्स का मानना था कि शायद वो लोग समुद्र में डूबकर मर गए होंगे, लेकिन वार्डन अंदर ही अंदर जानता था कि वो तीनों सच में भाग निकले हैं और अल्काट्राज जैसे हाई सिक्योरिटी जेल से एस्केप करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन जेल की इज्जत को बचाने के लिए वार्डन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो तीनों डूबकर मर गए। पर असली बात ये थी कि दुनिया के बहुत लोग इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। ये कहानी एकदम रियल है, जिसके बाद फ्रैंक को जेल तोड़ने वाले जीनियस के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। पिछले 1 साल तक सीक्रेटली उनकी तलाश जारी रही, लेकिन कभी भी कोई बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब क्लियर था, फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस जेल से निकलकर सच में अपनी आजादी पा चुके थे। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।